सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सभी लोगों के मध्य इस ऑनलाइन की कक्षा में एक नए पाठ के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर, बसंत भाग 2 पुस्तक का पाठ रक्त और हमारा शरीर। प्यारे बच्चों, रक्त और हमारा शरीर हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम हैं। हमारे शारीरिक बनावट में रक्त का कितना महत्व है और हमारे शरीर के लिए रक्त की क्या महत्ता है, इस चीज को आप इस पाठ में समझेंगे। हम किन क्रियाकलापों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और ऐसे कौन से कार्य करें हम जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इस पाठ में हम लोग रक्त की बनावट, रक्त की संरचना और उसका क्या महत्व है, इसको हम जानेंगे। रक्त और हमारा शरीर, यह पाठ एक तरह से निबंध है और निबंध में अगर देखा जाए तो यह विश्लेषणात्मक निबंध है, जिसमें हम विश्लेषण करेंगे कि रक्त क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमारे शरीर के लिए रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका एक संयमित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हमारे शरीर का संतुलन होना। हमारे शरीर में यदि रक्त की मात्रा असंयमित हो जाएंगी, अर्थात वो घट या बढ़ सकते हैं, तो उससे हमारे शरीर की जो संरचना है, जो हमारे शरीर की बनावट है, वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह विज्ञान का विषय है रक्त, लेकिन इस हिंदी के पाठ में हम रक्त के बारे में जानेंगे। हम यह पूरा प्रयास करेंगे कि यह पाठ आपको भली भांति समझ में आए, उसके लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण यह थोड़ा सा दुरूह आपके लिए अवश्य होगा। हमारा आग्रह होगा आप सभी से कि आप सभी लोग इस कर्सर पर नज़रें बना के रखें, जिससे आपको यह पाठ समझने में आसानी हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम शुरू करते हैं रक्त और हमारा शरीर का यह अध्याय। इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व में हम इस पाठ के लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक है यतीश अग्रवाल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यतीश अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली नामक स्थान पर 20 जून 1959 को हुआ था। ये हमारे देश के अग्रणी स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक है। इनके स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते हैं। ये बहुत ही बड़े स्तंभकार थे। स्तंभकार मतलब होता है, आप देखते होंगे पेपरों में, समाचार पत्रों में एक संपादकीय का पृष्ठ होता है। उस संपादकीय पृष्ठ में जितने भी लेखकों के विचार लिखे जाते हैं, उस पूरी क्रिया को बोला जाता है स्तंभ, और उस को जो लिखे, उसे जो बनाए, उसे हम कहते हैं स्तंभकार। तो इस तरह से यतीश अग्रवाल जी वैज्ञानिक और आयुर्विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में एक स्तंभकार थे। ये अपनी रचनाओं के माध्यम से सरल और सहज भाषा में लोगों को विज्ञान की शिक्षा देते थे। इन्हें बहुत से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, जैसे शिक्षा पुरस्कार 2003 में मिला, साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी द्वारा 2003, आत्माराम सम्मान, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 1999, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप और हम मनाते भी हैं। इसके अलावा भी इन्हें बहुत से सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे अब हम रक्त और हमारा शरीर का पाठन और वाचन करेंगे। हम पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन करेंगे और आप इस कर्सर के माध्यम से उन पंक्तियों और शब्दों को देखते जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई।
जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थे। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। एक कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हों, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण
पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों में उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। पल भर वह सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? प्यारे बच्चों, आज के इस कक्षा में हम यहीं तक का अध्ययन करेंगे। आगे की कक्षा में हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन देखा, सुना और समझा। आइए अब हम इसके कठिन शब्दों को सरल भाषा में समझ लेते हैं और उसके साथ ही साथ हम इसके भाव को भी समझते हैं। तो चलिए, यहाँ पर बताया गया इस पाठ में कि दिव्या और अनिल भाई और बहन हैं। दिव्या पहले से ही काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन अकस्मात वो बीमार पड़ी और उसकी जांच कराने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे खून की जांच कराने की सलाह दी। तो अनिल एक कमरे में गया तो वहाँ पर उसकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिख गई। अब वहाँ पर डॉक्टर दीदी और अनिल के बीच क्या क्या संवाद होता है, यहाँ पर उसी को बताया गया। अब जब अनिल वहाँ पर पहुँचा तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की एक बूंद निकाली और छोटी शीशी में रखकर फिर स्लाइड पर लगा दी। प्यारे बच्चों, स्लाइड आपने देखा होगा, ऐसा यंत्र होता है, ऐसी वस्तु होती है, जब हम अपने खून की जांच कराने जाते हैं तो उस पर कुछ बूंदें गिरा देते हैं और उसी के आधार पर ही सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। आगे अनिल से डॉक्टर दीदी कहते हैं कि आप कल आना और रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन जब अनिल दस्तक दिया, दस्तक देने का अर्थ होता है हाजिर होना, प्रवेश करना। वह दोबारा अगले दिन फिर आया और आते ही उसने देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी का अर्थ है प्यारे बच्चों, वह यंत्र अर्थात यंत्र या मशीन जो सूक्ष्म को दिखाए, उसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे कण, अर्थात ऐसा यंत्र, ऐसा मशीन जो छोटे छोटे कणों को भी दिखाए, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। जैसे आप अपने हाथों को देख रहे होंगे, हो सकता है उस पे ना कुछ दिखे, लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी से अपने हाथों को देखेंगे तो इसके हर एक रेखा को आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। इसी यंत्र को हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो डॉक्टर दीदी एक स्लाइड की जांच कर रहे थे। दीदी के इशारे से वह कुर्सी पर बैठ गया और जब जांच पूरी हो गई, डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धुला। प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि स्वच्छता ही हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रक्षक है। आप हर कार्य करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धुलें। यहाँ पर भी डॉक्टर दीदी ने वही किया। डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछी। तो हमें भी ये सीख मिलता है कि हम भी कोई भी कार्य करें तो आवश्यकता के अनुसार हम अपने हाथों को साबुन से अवश्य धुलें। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, और एक शब्द आपको इसी से मिलता जुलता मिलेगा, जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके मन में जानने की इच्छा हुई हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति
जिसके मन में जानने की इच्छा हो उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु, और जानने की इच्छा जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं जिज्ञासा। आगे डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है, तो एनीमिया के नाम से अनिल को समझ में नहीं आया, तो आगे वो बताते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी मशीन देख सकते हैं। आप इस पाठ को समझ सके इसके लिए हमने इस चित्र को लिया हुआ है। आप देखते होंगे कि ये जो भाग है यहाँ पर डॉक्टर दीदी ने स्लाइड रखा हुआ था, और ऊपर का जो भाग होता है यहाँ से वो इसका अवलोकन करते हैं, अर्थात वहाँ से देखते हैं। इस यंत्र को हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी।